रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधवी बहुत ही सुंदर और अपने पिता की एक लौती लड़की थी जिसे किशन ने बहुत प्यार और दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया था। किशन का खुद का बहुत बड़ा व्यापार था, इसीलिए वो माधवी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। वो जो भी चीज मांगती किशन तुरंत लाकर उसके सामने पेश कर देता। इसी वजह से अब माधवी थोड़ी घमंडी और जिद्दी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब माधवी रास्ते से अपनी कार को ड्राइव करके जा रही थी, तभी अचानक उसकी कार एक सब्जी की रेडी से टकराती है और सब्जी वाली उसे कहती है, अरे बिटिया, काहे तूफान मेल बनत हो? थोड़ी देख कर ना चल सकत का? वटेवर, जो भी नुकसान हुआ है आपका मुझे बता दो, मैं पैसे दे देती हूँ। मेरा दिमाग खाने की ना कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप बताओ आपका क्या नुकसान हुआ है, मैं भरने को तैयार हूँ। देख रहे हो लोगो, ये लड़की अपने पैसे का रोब झाड़ रही है। दैया रे दैया, इतना घमंड किस बात का? सब्जी वाली की बात सुनकर माधवी वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि उसकी कार में उसकी चाबी नहीं लगी है और तभी वो अपने सामने गौतम को खड़ा देखती है, जो उसे देखकर कहता है, मैडम ये चाबी तो आपको तभी मिलेगी जब आप ये सारी सब्जियां उठाकर रेडी पर रखोगी, सब्जी वाले को पैसे दोगी और हर्जाना भरोगी। अच्छा, और अगर मैं ना करूँ? यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर ऐसा कर रहे हो और इसकी साइड ले रहे हो। मैं बस सच का साथ दे रहा हूँ माधवी, ये लोग इसी रोजी रोटी से अपना घर चलाते हैं, तुम इनका अपमान नहीं कर सकती। ये सुनकर माधवी मान जाती है और वो सब सब्जी उठाकर ठेली पर रखकर सब्जी वाली से सॉरी बोलकर और हर्जाना देकर जाने लगती है। गौतम पहला इंसान था जिसकी बात शायद माधवी ने सुनी थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। जिसके बाद एक दिन माधवी गौतम से मिलकर उसे कहती है, गौतम, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वैसे तो मेरे पापा ने मेरी हर जिद मानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी के लिए मानेंगे। तुम मुझे उनसे मिलवाओ तो, मेरा दिल कहता है जब वो मुझे देखेंगे और हमारा प्यार देखेंगे तो तुरंत हाँ कर देंगे। यार तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने मेरे पापा से क्या वादा किया हुआ है। कहाँ खो गई तुम? कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? माधवी गौतम की बात मानकर उसे किशन से मिलवाती है और किशन से मिलने गौतम के साथ उसकी माँ भी आती है और किशन गौतम की माँ से कहता है, शालिनी बहन, आपका बेटा सच में हीरा है, हीरा। अब मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली है। देखिए भाई साहब, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन हम बहुत ही गरीब लोग हैं। एक किराए के घर पर रहते हैं। जो गौतम नौकरी करके कमाता है उसी से हमारा घर चलता है। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी हमारे घर में खुश रह पाएगी? शालिनी बहन, जो सब मेरा है मेरी बेटी का ही तो है, और वैसे भी इसको तो शादी के बाद हमारे घर ही रहना है। गौतम हमारे घर रहेगा। माधवी ने बताया नहीं क्या आपको? बात यह है कि मैंने माधवी से वादा किया था कि जिससे वो चाहेगी मैं उससे शादी कर दूंगा, लेकिन वो शादी के बाद भी इसी घर में हमारे पास रहेगी। नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ नहीं बताया हमें माधवी ने। मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उनके साथ रहूंगा। अब ये सब तो आप लोग सोचिए। किशन ये बोलकर अपने ही घर से उठकर बाहर चला जाता है, जिसके बाद गौतम भी अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है और माधवी से कोई बात नहीं करता। और माधवी को उदास देखकर किशन उसके कमरे में आता है और कहता है, माधवी क्या बात है, तू बहुत शांत रहती है आजकल। ना किसी से बात करती है, ना ठीक से खाना खाती है। आप तो खुश है ना पापा? आखिर मैंने पहली बार किसी लड़के से दिल से प्यार किया है और आपकी शर्त की वजह से वो भी मुझे छोड़कर चला गया। बेटा मैं भी तो मजबूर हूँ। तू चली गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तुझे अच्छा लगेगा क्या? तू जानती है कि मैं दिल का मरीज हूँ, कभी भी मुझे कुछ हो गया तो। माधवी ये सुनकर रोने लगती है और अपने पिता के गले से लग जाती है। जहाँ माधवी का ये हाल था, वहीं गौतम का भी यही हाल था। जिसके बाद शालिनी भी परेशान होकर किशन को मिलने बुलाती है और उससे कहती है, देखिए भाई साहब, मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे को घर जमाई बनाकर ही रख लीजिए। कम से कम एक वो तो खुश रहेगा। बहन जी, आखिर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दूं। मतलब भाई साहब आपका? मतलब ये बहन जी, मैं अकेले रह लूंगा। बस अब माधवी को खुशी खुशी अपने घर की बहू बना कर ले जाइए। मेरी अब यही इच्छा है। मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई साहब, फिर नेक काम में देरी कैसी? शालिनी और किशन वहाँ से चले जाते हैं
और ये बात अपने अपने बच्चों को बता देते हैं, जिसके बाद माधवी बहुत खुश होती है और दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू होती है। एक दिन किशन, माधवी और गौतम माधवी के लिए लहंगा लेने जाते हैं। माधवी बहुत सारे लहंगे पहन कर देखती है, लेकिन गौतम उस पर ध्यान ही नहीं देता। ये सब वो नोटिस करती है, जिसके बाद वो अपने पिता से कहती है, पापा क्या आप प्लीज कार से मेरा पर्स ले आएंगे, उसमें कार्ड है, मुझे वो चाहिए। ठीक है बेटा, तुम दोनों लहंगा पसंद करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर किशन कार्ड लेने चला जाता है, जिसके बाद माधवी गौतम को अकेला पाकर उससे कहती है, ये क्या है गौतम, मैं कब से देख रही हूँ, तुम बहुत उदास हो। अब तो सब अपने मन की हो रही है ना, पापा भी मान गए हैं हमारी शादी है और तुम इतने उदास हो। देखो, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो मुझे बता दो, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम पागल हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है गौतम, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो? माधवी, मैं खुश हूँ कि तुम यानी मेरा प्यार मुझे मिलने वाला है। हम कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या? बोलो ना गौतम। तुम्हारे पापा का क्या? अगर उनको कुछ हो गया तो वो तो अपनी जिंदगी के बचे हुए पल तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। ये सुनकर माधवी भी खामोश हो जाती है, जिसके बाद किशन भी कार्ड लेकर वापस आ चुका था। वो सब शॉपिंग करके अपने अपने घर चले जाते हैं और शादी से एक रात पहले गौतम और माधवी कॉल पर बातें करके अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं। जिसके बाद दिन बीतते हैं और शादी का दिन आता है। पंडित जी फेरे करवा रहे थे कि तभी वो कहते हैं, और इसी के साथ वर और वधू के 7 फेरे पूरे हुए। अब मंगलसूत्र और सिंदूर की विधि करेंगे। नहीं पंडित जी, अभी 8वां फेरा बाकी है। जी पंडित जी, हम अनोखी शादी करना चाहते हैं, जिसमें हम 8 फेरे लेंगे। 7 फेरों की 7 कसम आपने खिलाई और अब 8वीं कसम हम साथ साथ खाना चाहते हैं। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? ना ऐसा कोई फेरा होता है और ना कसम। तुम दोनों पागल हो गए हो? कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? बहकी नहीं, समझदारी की बात। जिसके बाद माधवी और गौतम अपना 8वां फेरा लेते हैं और गौतम कहता है, मैं अपने 8वें फेरे में वचन लेता हूँ कि माधवी के पिताजी को हमेशा अपने साथ रखूंगा और हमेशा उनका आदर करूंगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पिता का ध्यान और अपनी सास का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। ये सुनकर तो सब खुश हो जाते हैं और शादी पूरी होती है। जिसके बाद किशन और शालिनी का आशीर्वाद लेते हुए गौतम कहता है, देखिए पिताजी, आपके घर में मैं नहीं रह सकता, लेकिन आप तो मेरे घर चलकर रह सकते हैं ना। आखिर अब वो आपके बेटे यानी दामाद का भी घर है। आपने माधवी को इतने दिल से पाला पोसा बड़ा किया और अब उम्र के इस मोड़ पर जब आपको उसकी जरूरत है, वो आपको अकेला कैसे छोड़ सकती है? हमने शादी से एक दिन पहले ही 8 फेरे वाली शादी का रास्ता निकाल लिया था। ये सुनकर किशन भावुक हो जाता है और अपनी बेटी के ससुराल में रहने चला जाता है। गौतम भी अपने 8 फेरे की इस शादी के हर वचन को दिल से निभाता है। सुबह का समय था। विधि जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। तभी वो दीवार पर लगी घड़ी को देखकर कहती है, 8 बज गए, सब लोग नाश्ते के लिए आते ही होंगे। शुक्र है रब का, सारा खाना टाइम पर बन गया और वो भी सबके पसंद का। विधि इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर विधि की सास सरोज और उसकी बड़ी ननद सोना, मंझली ननद रूपा और छोटी ननद काया आती है। तीनों ही बहनें भले ही स्वभाव में एक जैसी नहीं थी, पर तीनों का ही रंग काला था। तभी नाश्ता देखकर सोना कहती है, वेरी गुड भाभी, क्या बात है, सारा नाश्ता टाइम पर बना दिया आपने। दीदी, वो माँ जी ने मुझे बताया था कि आप तीनों बहनों को खाने और काम में किसी तरह की देरी पसंद नहीं है। ठीक है, जल्दी नाश्ता परोस दो, और भी काफी सारे काम करने हैं। जितना भी लाइट फूड है भाभी, वो सब मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बाकी कुछ भी पसंद नहीं है। विधि सबके कहे अनुसार उनको उनकी पसंद का नाश्ता देती है। सभी लोग आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी सरोज 2 बहुत ही सुंदर सोने के कंगन विधि को देते हुए विधि से कहती है, बहू ये ले तेरे लिए, तेरी इन गोरी कलाइयों में ये सोने के कंगन खूब अच्छे लगेंगे। 1 मिनट माँ, ये तो वही कंगन है ना जो मुझे बहुत पसंद थे, तो आप ये इन्हें क्यों दे रही हैं? अरे दीदी, आपको पसंद है तो आप रख लो ना, मुझे तो बस। मैंने आपसे बात नहीं की है ना, आप अपना जवाब ना बाद में ही देना। सोना, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का?
और रही बात कंगन की, तो मैं तुझे इससे भी अच्छे कंगन ला दूंगी जब तेरी शादी होगी। इन कंगन पर अभी तेरी भाभी का हक है। पर माँ ये तो गलत है ना, जब सोना दीदी को ये कंगन पसंद थे तो अपने भाभी को क्यों दिए? वैसे तो मुझे पता ही था यही सब होगा। तेरा मतलब क्या है रूपा? मतलब एकदम साफ है माँ, आपको पता है कि हम तीनों बहनों का रंग कितना सांवला है, फिर भी आप ये गोरी भाभी लेकर आई। पहले ही लोग हम तीनों बहनों को इतनी बातें सुनाते हैं, अब इनका गोरा रंग देखकर वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? रंग रूप कुछ नहीं होता, रिश्तों में प्यार सबसे पहले होता है। सब पता है हमें। कुछ दिन मीठी प्यारी बनकर रहोगी, फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दोगी। रूपा दीदी, सोना दीदी, चलो यहाँ से। इतना कहकर तीनों बहनें वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद सरोज विधि से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे बेटा, अपनी बेटियों की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरी तीनों ही बेटियों का रंग सांवला है, जिस वजह से कहीं उनकी शादी नहीं हो पा रही और लोगों की बातें सुन सुनकर उनका स्वभाव बहुत कड़वा हो गया है। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं अपनी तीनों नंदों में से किसी से भी नाराज नहीं हूँ, आप चिंता मत करो। अब मैं आ गई हूँ ना, तो देखना रूपा दीदी और सोना दीदी की शादी भी हो जाएगी और हम सब प्यार से मिलकर भी रहेंगे। इतना कहकर विधि सरोज के गले लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। विधि जितना भी अपनी तीनों नंदों से घुलने मिलने की कोशिश करती, तीनों उतना ही बुरा बर्ताव विधि के साथ करती। ऐसे ही एक दिन विधि शॉपिंग करके घर आती है और सारे शॉपिंग बैग्स को टेबल पर रखकर कहती है, माँ जी कहाँ हो आप सब, जल्दी आओ। विधि की आवाज सुनकर उसकी सास और तीनों ननद हॉल में आते हैं। विधि उन सब के लिए लाए कपड़े उन्हें देते हुए कहती है, सोना दीदी ये आपके लिए, रूपा दीदी ये आपके लिए, काया ये आपके लिए और माँ जी ये आपके लिए। क्या बात है, मेरे भाई की कमाई को कुछ ज्यादा ही बेकार में उड़ाना आ रहा है आपको। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने लिए शॉपिंग करने गई थी तो आप सबके लिए भी खरीद लिया। ये क्या है, इसमें तो हम सबके लिए एक जैसे ही सूट हैं, वो भी इतने डार्क कलर के। जी दीदी, मैंने भी वैसा ही लिया है। क्यों, किस खुशी में लिया? आप जानती हो ना, हमारा रंग पहले ही काला है, ये रंग हम पर अच्छे नहीं लगते। ऐसा किसने कहा? हम सब एक जैसा सूट पहनकर अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करेंगे और देखना ये सूट मुझसे कहीं ज्यादा आप तीनों पर खिल कर आएगा। बस भाभी बहुत हो गया, अरे लोग तो सीधा मुंह पर कह देते हैं, लेकिन आप तो पानी में भिगो भिगो कर चप्पल मार रही हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि आपके और हमारे रंग में दिन रात जैसा फर्क है, फिर भी हमारा मजाक बनाने के लिए आप हम सब के लिए ये डार्क रंग के एक जैसे सूट ले आई। आप हमें नीचा दिखाना चाहती हैं ये सब करके। बहुत अच्छे से पता है हम सबको कि आप अपने गोरे रंग पर कितना घमंड करती हैं। बस करो तुम तीनों की तीनों। बहू इतने प्यार से तुम तीनों से बात कर रही है, तुम्हारे लिए सूट लेकर आई है और तुम उसे ही सुना रही हो। शर्म है तुम सब में या चली गई कहीं? बस यही दिन बाकी रह गया था कि आप अपनी इस रूपमती बहू के पीछे लगकर हम तीनों बहनों को सुनाना शुरू कर दे। बस बेटियों ने तो आपको ताने ही दिए हैं, सुख तो आपकी ये गोरी बहू दे रही है ना। ऐसे ही काया, सोना और रूपा विधि के लाए हुए तोहफे देखकर उसे ही सुनाकर चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। विधि हर दिन अपनी नंदों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करती, पर उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो जाती। पर विधि तब भी हार नहीं मानती। ऐसे ही एक शाम जब विधि अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है, तभी सरोज उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बहू, बुरा लग रहा है ना कि तेरे इतना कोशिश करने के बाद भी तेरे हाथ केवल हार ही लगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी बेटियों को, उनके दिल की कड़वाहट को मिटाना इतना आसान नहीं है। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, पर वो किसी की नहीं सुनती। उनके मन में तो बस गया है कि सांवला रंग एक अभिशाप है उनके लिए। माँ जी, बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि मेरी तीनों नंदे मुझे अपना नहीं मानती, बल्कि इस वजह से बुरा लग रहा है कि समाज ने आखिर उन्हें किस हद तक झंझोर के रख दिया है कि वो खुद से ही नफरत करने लगी है। मैं बहुत अच्छे से जान सकती हूँ कि उन्हें कैसा लगता होगा जब कोई उन्हें बुरा भला कहता होगा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर विधि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी विधि काले रंग का मेकअप अपनी पूरी बॉडी पर लगाती है और अपने गोरे रंग को सांवले रंग में बदल देती है।
जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और काया बोलती है, भाभी ये क्या नया ड्रामा है आपका? कोई ड्रामा नहीं है। तो फिर आपने अपने आप को सांवला क्यों बना रखा है? अपना असली गोरा रंग क्यों छुपा रखा है? आखिर ये सब करके आप साबित क्या करना चाहती हैं? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती हूँ। आज तक मैंने ना तो कभी आप तीनों को दुख देना चाहा है और ना देना चाहती हूँ। आपको हमेशा यही लगता है कि मुझे मेरे गोरे रंग का बहुत अभिमान है। मैं जो भी करती हूँ बस आप लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए नहीं करती हूँ। मुझे आपसे सच्चा प्यार है, कोई झूठी चिंता नहीं है। और जो रंग हमेशा आपकी आंखों में चुभता है ना, तो मैंने भी उसे आप लोगों के जैसा ही बना दिया। अब आप में और मेरे रंग में कोई फर्क नहीं है। अब जो लोग आपको कहेंगे वही लोग मुझे भी कहेंगे। अपनी भाभी की बातें सुनकर रूपा, सोना और काया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तीनों ही विधि से माफी मांगती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर विधि को फिर से तैयार करती है और साथ ही विधि के लाए हुए एक ही रंग के सूट भी पहनती है, जिसे देखकर चारों ननद भाभी एक जैसे रेडी हो, जिसके बाद चारों ननद भाभी एक जैसा रेडी होकर शादी में जाते हैं और सभी लोग विधि से ज्यादा तारीफ उसकी नंदों की करते हैं। सरोज भी ये सब देखकर खुश हो जाती है। कुछ वक्त बाद विधि दो अच्छे घर के रिश्ते देखकर एक साथ रूपा और सोना की शादी करवा देती है और हमेशा के लिए अपनी नंदों के दिल से रंग रूप का भेदभाव निकाल देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।